आप सभी को मेरा प्रणाम। फणीश्वर नाथ रेणु जन्म शताब्दी समारोह के इस उद्घाटन सत्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि हमारी भाषा में, हमारे देश में रेणु जैसा महान कथाकार है। एक ऐसा कथाकार संस्कृति, राजनीति और साहित्यिक रूपों की ही समझ थी, बल्कि जिन्हें बृहत्तर भारत के आंचलिक समुदाय की समझ थी। और यह समझ केवल बाहरी समझ नहीं थी, वरन आंतरिक समझ थी। रेणु एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें पढ़कर हम स्वातंत्रोत्तर भारत की विद्रूप राजनीति, असंगत समाज व्यवस्था और आंचलिक जीवन स्थितियों की एक साफ तस्वीर देख पाते हैं। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया जिला बिहार के फारबिसगंज में हुआ था। यह रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष है और हम अपने महान कथाकार को स्मरण करने के लिए आज यह आयोजन कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस समारोह के उद्घाटन में प्रख्यात पत्रकार, समाजवादी चिंतक, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी ने उद्घाटन वक्तव्य देना स्वीकार किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी कर रहे हैं। रेणु साहित्य के सुधी अध्येता और प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर रामवचन राय जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर सत्यकाम जी विषय प्रवर्तन कर रहे हैं और हैदराबाद विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति प्रोफेसर बी राजशेखर जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सामने हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अब मैं अधिक विलंब न करते हुए स्वागत वक्तव्य के लिए कार्यक्रम के संयोजक, हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी को स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। रेणु जन्म शताब्दी वर्ष में हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। विशेष रूप से हमारे आग्रह का, हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी ने उद्घाटन का हमारा निवेदन स्वीकार किया। उनके प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। प्रोफेसर रामवचन राय जी अपने व्याख्यान से इस कार्यक्रम को समृद्ध करेंगे। उनका मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति नागेश्वर राव जी के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी और अपने विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रोफेसर बी राजशेखर जी के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार करके इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया है। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो आने वाले सत्र होंगे उनमें उपस्थित हमारे वक्ता जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उनके प्रति मैं भी आभार प्रकट करना जरूरी समझता हूं। प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी, प्रोफेसर भारत यावर, प्रोफेसर विद्या सिन्हा, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर पल्लव, प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह, प्रोफेसर रविभूषण जी, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, श्री किशन कालजयी जी, डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे,
प्रोफेसर चंदन कुमार, इन सब ने हमारा निवेदन स्वीकार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं सबके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अधिक विलंब न करते हुए हमारे इस कार्यक्रम में उद्घाटन वक्तव्य के लिए श्री हरिवंश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी आज इस संगोष्ठी का उद्घाटन वक्तव्य देंगे। माननीय श्री हरिवंश जी प्रख्यात पत्रकार और समाजवादी चिंतक हैं। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की और विभिन्न मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रभात खबर जैसे अखबार से आप जुड़ करके आपने लंबे समय तक कार्य किया और भारतीय राजनीति की, समाजवादी चिंतन की और साहित्य की एक विशिष्ट समझ आपके लेखन और चिंतन में दिखाई देती है। रेणु के साहित्य से आपका विशेष अनुराग और लगाव है। रेणु को आप अच्छे से समझते, व्याख्यायित करते और उन पर बोलते लिखते रहे हैं। आज आप हमारे बीच उद्घाटन वक्तव्य के लिए मौजूद है। मैं आपसे सादर निवेदन करता हूं कि कृपया अपना उद्घाटन वक्तव्य दें। माननीय श्री हरिवंश जी। सर अनम्यूट करें अपने आप को। सर सर अनम्यूट करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। सर कृपया अनम्यूट करें अपने आप को। सर जी हाँ, आवाज आ रही है जी। ठीक है। ये शंभू जी सर को कहिए कि नीचे की तरफ आइकॉन बने हुए हैं। श्री सर नीचे की तरफ जहां माइक का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करें सर। जहां माइक का चिन्ह बना हुआ है रेड कलर का सर, उसको क्लिक करें सर। अनम्यूट हो गया है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट हो गया है सर आपका ठीक है माननीय उपसभापति महोदय। सर अच्छा, सर नीचे जहां आप जुड़े हुए हैं वहां एक लीव कॉल होगा सर, एक म्यूट का बटन होगा बगल में आइकन, तो कृपया उसको क्लिक करें सर। सर
सर उसको अनम्यूट करें सर। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। रामवचन सर प्रणाम सर। आवाज नहीं आ रही है। अमरीश जी अपना माइक और कैमरा ऑफ कर लीजिए। Your microphone is on.
क्षमा कीजिए, किन्हीं तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी सर जुड़ नहीं पा रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं सर? माननीय उपसभापति महोदय सर, आप श्री श्री हरिवंश सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने आप को। नीचे सर जहां 3 आइकन बने हुए हैं वहां पर अनम्यूट करें सर एक बार। एक कैमरे का आइकन होगा सर, उसके बीच में एक लेफ्ट का आइकन होगा लीव कॉल का, और उसके बगल में एक माइक का आइकन बना होगा सर। उस माइक के आइकन पर कॉल करके बता दीजिए, प्लीज कॉल हिम ऑन फोन। फोन पे कॉल करके बता दीजिए, ऐसे तो सुनेंगे नहीं। बता दिया गया है पर वो उस पर ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं सर। जहां माइक बना हुआ है सर उस पर क्लिक करें। हम म्यूट तो कर सकते हैं, इधर से अनम्यूट नहीं कर सकते। जहां से आप जुड़े हुए हैं सर, नीचे 3 आइकॉन बने हुए हैं। एक माइक का होगा सर, बीच में लीव कॉल का होगा और कैमरे का होगा। माइक वाले आइकॉन पर प्लीज क्लिक करें सर। बहुत धन्यवाद और आभार। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, कुलपति इग्नू। मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर राम बच्चन राय जी, हमारे अग्रज और एमएलसी बिहार विधान परिषद। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वी राजशेखर जी, प्रो वाइस चांसलर। प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी, संवेद के संपादक, हमारे बहुत पुराने मित्र किशन कालझई जी, और अनेक मित्र। प्रोफेसर रवि हुसैन जी को मैं देख रहा हूं। हमारे अनेक मित्र और विद्वान इसमें मौजूद हैं। उन सबको इस वेबिनार से जुड़े होने के अवसर पर मेरा नमस्कार। दरअसल मैं कहूं कि आजादी के बाद के आदर्श और मूल्य और संघर्ष जिस रचनाकार में जीवंत रूप में मौजूद रहे, उनमें फणीश्वरनाथ रेणु शायद सबसे आगे, अप्रतिम और अनूठे हैं। इस अवसर पर अनेक विद्वानों के मैंने नाम देखे जो रेणु जी के अवदान पर अलग अलग तरीके से बहुत विद्वता से विचार करेंगे। हिंदी और अनेक सामाजिक विषयों पर जो लोग अपनी रचनाओं और लेखन से जाने जाते हैं, वैसे लोग इसमें मौजूद हैं। पर वे लोग रेणु जी को आंचलिकता के जनक, समाज में असमानता, असंगतियां, सामाजिक राजनीतिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने जो अपने लेखन से चेतना जगाई, देशज माटी से कैसे वो जुड़े रहे। इसके अलावा जन संस्कृति, जन आंदोलनों, जन भाषाओं को कैसे उन्होंने अपनी रचना से मजबूत किया, इस पर आप सब विचार करेंगे। पर मेरे लिए, जो मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, पर साहित्य से ही मैं जाना, सीखा, समझा, और मेरे जैसे दुनिया के साथ अरबों लोगों ने जो साहित्य से नहीं जुड़े रहे सीधे, पर साहित्य से ही उनका मन, मिजाज और चेतना विकसित हुई, उनमें मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं। और उनमें रेणु जी का बहुत गहरा असर हम सबके ऊपर। जैसे मैं याद करता हूं अपने युवा दिनों को, तो मैं पाता हूं कि भारतीय समाज को समझने के लिए किसी बड़े समाज शास्त्री और शास्त्री को पढ़ने की जरूरत बाद में आती है, और उससे बेहतर ढंग से, उससे सांगोपांग और इतना जीवंत चित्रण जितना हमारे लेखकों, कवियों में, उपन्यासकारों में मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। उस रूप में रेणु जी ने कैसे हमको प्रभावित किया, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं गांव से रहा, गांव में पढ़ा लिखा, गांव से मैंने चीजों को जाना।
तो जब मैंने उपन्यासों के माध्यम से गांव के बारे में जानना शुरू किया तो अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र से वो ज्ञान नहीं मिला जो मुझे, मैं कहूं तो मैला आंचल, इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, राही मासूम रजा का आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरणी, ऐसे अनेक उपन्यास जिन्होंने जो चेतना, जानकारी, गांव की स्थिति, सामाजिक संबंधों और क्या हालात थे आजादी के बाद और आजादी के पहले के, उनके बारे में सूचना दी, उसका सामाजिक असर बताया, उनमें रेणु अप्रतिम है, रेणु अद्वितीय है। अब जैसे महिला आंचल के डॉक्टर प्रशांत बनर्जी तो पता नहीं वो उस उपन्यास को कितने बार हमने उन दिनों पढ़ा, उसके एक एक पात्र का असर। और मैं याद कर रहा था पूरे गांव के परिवेश को, तो जैसे बिरहा, बराती, समदौन, फगुआ, पटगमन, बारहमासा, जोगिरा, नेपाली गीत, बंगला गीत, बाउल के अलावा लोरी, विजय भान, सदाब्रिज और विदापत नाच, ये सब चीजें जो बचपन में हम लोगों ने अलग अलग अपने परिवेश में सुना, जो आज के लिए परिचित हो गई हैं, वो रेणु जी से बेहतर कहीं मुझे और नहीं मिला। बाद में बहुत रसूल हमजदो का हम लोगों ने पढ़ा उपन्यास हमारी भाषा में, जिसका दुनिया भर में वो बड़े ख्याति नाम साहित्यकार हुए और दुनिया भर की भाषाओं में जिनका अनुवाद हुआ। तो उसी रूप में रेणु की जो रचनाएं हैं आंचलिकता से भरे हुए, उसमें साहित्य में मैथिली, अंगिका, मगही, भोजपुरी, बज्जिका, नेपाली, सुरजापुरी, जो एक खास इलाके में मतलब आप सब थे कि वह बिहार के एक बड़े छोटे से अंचल में और आही इंगना से लेकर किशनगंज तक बोली जाती, उन सबको जो जीवंत रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है वो अद्भुत ताकत देता। और खुद भी कहते हैं कि ये मेरा आंचलिक उपन्यास है, लेकिन वह कालजयी कृति है और इसका अनुवाद अंग्रेजी, रूसी, जापानी समेत कई भाषाओं में हुआ। वह अपने भाषाई सौंदर्य के कारण जो बड़े महान रचनाकार हिंदी में हुए, जिनको बचपन से हम लोग जो अपर समाज भी हमारा जिनको जानता रहा है, तुलसी, कबीर, सूर, मीरा, जायसी, उस परंपरा में उनकी भाषा दिखाई देती है। और जो कथ्य है उनका, जो सवाल उठाते हैं रेणु जी अपनी रचनाओं में, वह गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन शुक्ल, राहुल संकीर्तन, राम वृक्ष बेनीपुरी, जो जिनका उनसे बड़ा आत्मीय और नजदीकी संबंध था, वो गहरा असर दिखता है। और जयप्रकाश जी तो उनके राजनीतिक एक तरह से अपना गुरु ही मानते थे, और मैं उस गांव का हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत रेणु जी से उनके संबंध को निजी तौर पे जानता भी हूँ। राजनीति के बारे में वो क्या लिखते हैं कि खुद अपनी राजनीति हमारे लिए दाल भात की तरह है। और यह भी लिखा कि जो लेखक मेरा मर चुका था, बिहार आंदोलन ने उसे जीवित कर दिया। रेणु रचनावली के चौथे खंड के 419 नंबर पेज पर एक उनका इंटरव्यू है, मैं वह आपको सुनाना चाहूंगा। उन दिनों में बनारस में पढ़ता था। पटना से प्रकाशित होने वाली पत्रिका सोशलिस्ट पार्टी की राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका जनता में कहानियां विस्तार पूर्वक छपती रहती। जयप्रकाश जी उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। 1-1.5 महीने का वो प्रशिक्षण शिविर अपने ढंग का अकेला था। कमला देवी चट्टोपाध्याय, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, मेहर अली, अशोक मेहता जैसे लोगों ने क्लास लिया। इसका मेरे जैसे लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा, यानी समाजवाद और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अधिक आस्थावान हो गया। मैं उससे चाहकर भी सम्मिलित नहीं हो सका था, किंतु बेनीपुरी जी के संपादन और लेखन की कृपा से दूर रहकर भी इसमें सम्मिलित होने जैसे लाभ हुआ। तो अपने समय के मुद्दों को लेकर कैसे वो लिखते थे, करते थे, मुझे लगता है कि उन्होंने जो हमें समझ और ताकत दी है, उससे आज के जो बड़े सवाल हैं उन पर हमें सोचना चाहिए। और कई बार मुझे लगता है कि जो आज बड़े सामाजिक सवाल हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सोशल मीडिया का है, ये जो बड़े पैमाने पर बिग डाटा कलेक्शन चल रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इन सवालों पर शायद हमारा समाज उस रूप में गहराई से विचार नहीं कर पा रहा। रेणु जी की परंपरा में
ऐसा हमें लगता है। रेणु जी के संघर्ष, जेल जाने, नेपाल के संघर्ष, उनकी रिपोर्टाज विधा पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। जब मैं रेणु जी के बारे में कहता हूं तो जो बाद में और देशों के साहित्यकारों को पढ़ा, तो खास तौर से फ्रांस के जो जाने माने साहित्यकार हैं, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, बाल्जाक, ऐसे लोगों के स्वर और ध्वनि बिल्कुल उनकी भावनाएं जीवंत रूप में हमारे देशज परंपरा में वो रेणु जी से बेहतर कहीं और नहीं मिलता। उनका बड़ा मार्मिक प्रसंग एक बार बहुत पहले पढ़ा था निर्मल वर्मा का। अंत में वो कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति कैसे थे, उस पर एक बड़ी छोटी टिप्पणी निर्मल वर्मा की मैं कोट करता हूँ। वह लिखते हैं कि उनका हल्कापन कुछ वैसा ही था जिसके बारे में चेखव ने एक बार कहा था, कुछ लोग जीवन में बहुत भोगते सहते हैं, ऐसे आदमी ऊपर से बहुत हल्के और हंसमुख दिखाई देते हैं। वे अपनी पीड़ा दूसरों पर नहीं थोपते क्योंकि उनकी शालीनता उन्हें अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करने से रोकती। इतने बड़े व्यक्ति, इतनी जिनका इतना यश, ख्याति और सृजन श्रेष्ठ स्तर का रहा, वह कैसे शालीन व्यक्ति थे जीवन में, उन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है जो उन दिनों के संस्मरण हम लोगों ने पढ़ा। मानते हैं हमारे निर्मल वर्मा जी जैसे लोग, वो समकालीन हिंदी साहित्य के संत लेखक थे। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में आपने हमें जुड़ने और अपनी बात कहने का मौका दिया। प्रोफेसर खास तौर से पाठक जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज इस फणीश्वरनाथ रेणु जन्म शताब्दी समारोह में आप सबके बीच आने का निमंत्रण दिया। और भाई शंभू मिश्र जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपके माध्यम से सभी लोगों से कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम यहाँ हुई। वो बिल्कुल ऐसे अनेक कार्यक्रम यहाँ से लगातार होते हैं, पर आज कोई प्रॉब्लम हो गई, वो माइक ऑन करने पर भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा भी आप सबसे चाहेंगे। और शायद संवेद का लोकार्पण का भी कोई कार्यक्रम मैं आपसे बताया था। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संवेद पत्रिका के रेणु विशेषांक का लोकार्पण करें। सर, अंक आपके पास पहुंच गया है सर। संवेद का अंक देर रात में मुझे मिला है, मुझे प्रसन्नता हुई। मैं कहना चाहूंगा कि संवेद का 123वां अंक जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु शताब्दी स्मरण अंक का लोकार्पण समारोह भी आज है। इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है और यह कहने में मुझे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भाई किशन कालजयी जी को मैं दशकों से जानता हूं और किस साधना और तप से वह पत्रिका विपरीत परिस्थितियों में निकालते रहे हैं। अब इसके लिए व्यक्तिगत तौर से और हिंदी समाज का सदस्य होने के नाते मैं उनके प्रति व्यक्तिगत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे पास अनेक उनके पुराने अंक हैं और जब कोई अंक को निकालते हैं तो इतनी गहराई से उसके विविध पक्षों पर जाकर काम कर वह करते हैं कि वह अनूठा है। और इसी कड़ी में वह आगे दार्शनिक यायावर, शास्त्री, बौद्ध, अपने समय के बहुत प्रखर समाजवादी चिंतक, संघर्षशील प्रोफेसर कृष्णाथ पर भी एक संपादित कर रहे हैं। हिंदी की दुनिया में यह पत्रिका बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न और समृद्ध करने वाली पत्रिका है और रेणु स्वर्ण जी पर भी यह अंक उसी रूप में यादगार और संग्रहणीय है। लगभग 550 पेजों का यह अंक है, 560 पेजों का। बहुत सुंदर सुरुचिपूर्ण ढंग से इसकी छपाई है, जीवंत रेखांकन साथ है। कवर पर बहुत ही जीवंत रेखांकन है इसमें रेणु जी की तस्वीर के साथ। उपन्यास खंड इसमें रेणु जी के उपन्यास पर बहुत जाने माने विशिष्ट रचनाकारों के विचार हैं। रेणु के कथा संसार पर अनेक माने जाने रचनाकारों के विचार हैं। रेणु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अनेक मशहूर लोगों के विचार और लेख हैं। किशन जी का यह अंक भी रेणु जी पर यादगार अंक है। अन्य अंकों की उनकी जो श्रृंखला है उसमें और इस उनमें उनका जो संपादकीय है बहुत ही श्रेष्ठ, अन्याय और शोषण के खिलाफ जीत के साहित्यकार। यह संपादकीय का जो शीर्षक है यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं पुनः उनको इस अवसर पर बधाई देता हूं और मुझे आपने इस अवसर पर उपस्थित होने का अवसर
दिया। पुनः तकनीकी कारणों से जो दिक्कत हुई उसके लिए क्षमा सहित मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। खासतौर से शंभू मिश्रा जी, आपके माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर गजेंद्र पाठक सर अपने विभाग के यूट्यूब चैनल का भी लोकार्पण आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं सर, तो मैं पाठक सर से निवेदन करता हूं कि कृपया जो है अपने चैनल का लोकार्पण कराएं। शंभू जी, ये क्योंकि ऑडियो जुड़ा हुआ है हमारे फोन से, ठीक है सर, कोई तो तकनीकी रूप से जोड़ नहीं पाएंगे हम। ये आज किसी तकनीकी समस्या के कारण इसका हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो मैं इस उद्घोषणा के माध्यम से ही सबको सूचित कर देना चाहूंगा कि एक YouTube चैनल बना है जो बाइलिंगुअल है और हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विद्यार्थियों और विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। तो आज उसका लोकार्पण भी होना था, लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ। आप लोग इस YouTube चैनल को देख सकते हैं आगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय माननीय उपसभापति महोदय श्री हरिवंश जी का, कि आपने रेणु के साहित्य पर, उनके जीवन पर, उनके लेखन पर अत्यंत विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिया और आपने हमारे लिए समय दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति और हिंदी के वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर सत्यकाम जी को विषय प्रवर्तन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। आप रेणु साहित्य के सुधी अध्येता और आलोचक हैं। आंचलिक उपन्यासकारों पर आपकी विशेष गति और रुचि है। मैं विषय प्रवर्तन हेतु आपसे सादर निवेदन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर शंभुनाथ मिश्रा जी। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के हिंदी विभाग और स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासन केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से जो यह कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। खास तौर पर मैं प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संयोजन के लिए एक साथ एक कार्यक्रम बनाया और हम आदरणीय रेणु जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए इकट्ठे हुए। आदरणीय माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मेरे गुरु प्रोफेसर रामवचन राय जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर बी राजशेखर और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्वज्जन, उन सबको मेरा प्रणाम। ये हमारे सभी क्षेत्रीय केंद्रों पर जो हमारे 56 क्षेत्रीय केंद्र हैं पूरे भारत में, उन सभी क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से इसका प्रसारण हो रहा है और भी जो हमारे अन्य माध्यम इग्नू के हैं उनके द्वारा भी यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी जा रहा है। मैं किशन कालजी जी को खास तौर पर धन्यवाद और देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं और अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि उन्होंने
संवेद का रेणु जन्म शताब्दी अंक, स्मृति अंक निकाला। किशन कालजेई जी बहुत ही समर्थ और बहुत ही फोकस्ड संपादक हैं। उनसे मेरी बातचीत होती रहती है और उनकी कृपा मेरे ऊपर रहती है। आपको बहुत बहुत बधाई, सब लोगों को बधाई। हिंदी विभाग ने YouTube पर जो द्विभाषीय चैनल शुरू किया है, उसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के हिंदी विभाग को और पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद को मेरी ओर से शुभकामनाएं। इस विषय पर हम लोग सुनने आए हैं प्रोफेसर रामवचन राय जी को। उनके सामने मेरे लिए कुछ भी बोलना बहुत संभव नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं बोलूंगा तो अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं अपने गुरु से पहले ही क्षमा मांग लेना चाहता हूं। हो सकता है मैं कोई ऐसी बात कहूं जो मेरी समझ में तो उसका एक दायरा है, लेकिन मैं अपने गुरु का मार्गदर्शन भी चाहूंगा। जब मैं पटना विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, उसी समय से या उसके पहले से भी रेणु जी को, प्रेमचंद और रेणु जी को पढ़ता आया हूं। और जो कुछ भी हमें पढ़ाया गया या जो भी आलोचना के क्षेत्र में रेणु जी को जो ख्याति मिली, उसमें उन्हें ख्याति मिली एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में। और यह सही भी है। रेणु जी ने अपनी भूमिका में इसे आंचलिक उपन्यास घोषित भी किया है। लेकिन जब और पढ़ना शुरू किया, थोड़ी और मेरी जानकारी बढ़ी, और खास तौर पर जब मैंने भारतीय उपन्यासों पर काम करना शुरू किया, तो मैंने ये पाया कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल सच्चे अर्थों में पहला आजादी के बाद लिखा गया पहला भारतीय सांस्कृतिक राजनीतिक उपन्यास है। और रेणु जी की सभी रचनाओं में संस्कृति और राजनीति, जिसे आदरणीय हरिवंश नारायण सिंह जी सामाजिक संदर्भ, समाजशास्त्रीय संदर्भ बता रहे थे, देशज परंपरा की बात कर रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि यह शुद्ध रूप से एक भारतीय उपन्यास है। अब जब मैं ये कहता हूं कि यह भारतीय उपन्यास है, तो निश्चित रूप से भारतीयता की परिभाषा भी करनी होगी, भारत की परिभाषा करनी होगी। भारत और भारतीयता राजनीतिक या भौगोलिक नहीं है। भारत और भारतीयता की पहचान इसकी संस्कृति से बनती, और इसी आधार पर मैं मैला आंचल को एक श्रेष्ठ सांस्कृतिक उपन्यास मानता हूं। एक और कुल मिलाकर एक सांस्कृतिक कथाकार और सांस्कृतिक लेखक और सांस्कृतिक रचनाकार मानता हूं, और उतनी ही प्रबलता से उनके सभी उपन्यासों में और सभी कहानियों में, रिपोर्टाजों में एक विरेचन है, एक कथार्सिस है पूरे समाज का। और खास तौर पर जिस आंदोलन से जुड़े हुए थे, समाजवादी आंदोलन से,
उसकी जो व्याख्या फणीश्वरनाथ रेणु करते हैं और जो उसका आलोचनात्मक आख्यान प्रस्तुत करते हैं, वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सोशलिस्ट मूवमेंट को या लेफ्ट मूवमेंट को बहुत ही नजदीक से देखा है। और ये पढ़ते हुए मुझे आश्चर्य लगता है कि कहीं भी उन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट या लेफ्ट मूवमेंट की प्रशंसा नहीं की है। अगर आलोचना भी नहीं की है तो उसको हम कह सकते हैं कि एक आलोचनात्मक आख्यान, एक आलोचनात्मक प्रस्तुति प्रस्तुत की। यह आलोचनात्मक प्रस्तुति ही उनकी कृतियों को महान बनाती। ठीक है, यह उपन्यास आंचलिक है, लेकिन यह अंग्रेजी ढंग का उपन्यास नहीं है। पहले शुक्ल जी ने कहा कि अंग्रेजी ढंग का उपन्यास, लेकिन भारतीय उपन्यास ने अपनी पहचान बनाई और उसमें रेणु का बहुत योगदान है कि उन्होंने भारतीय उपन्यास की पहचान बनाई। निश्चित रूप से यह अंग्रेजी ढंग का नॉवेल नहीं। जब उपन्यास और भारतीयता की हम बात करते हैं तो हम लोक की बात करते हैं, केवल गांव की नहीं, हम लोक की बात करते हैं, जन सांस्कृतिक दृष्टि की बात करते हैं। जो लोकगीत इसमें शामिल किए गए हैं वे वस्तुतः श्रम गीत हैं, और रेणु जी ने जानबूझकर इसे शामिल नहीं किया है, बल्कि वह जिस इलाके जो परिवेश है उस परिवेश से उपजे हुए गीत। रेणु की कृतियों में परतंत्रता से मुक्ति के स्वर सुनाई देते हैं, और यह परतंत्रता केवल कोई राजनीतिक परतंत्रता नहीं है, बल्कि सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक जो शोषण है, उस सामाजिक शोषण के खिलाफ। उनके उपन्यासों में स्त्री संवेदना और दलित संवेदना की भी अभिव्यक्ति। मैं केवल कुछ बिंदुओं की ओर इशारा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा हमें प्रोफेसर रामबच्चन राय को सुनना है। तो ये जो राजनैतिक स्वर है, टोनी मॉरिसन को जब नोबेल प्राइज मिला था तो उसमें एक बात सामने आई थी कि राजनैतिक उपन्यास ही बेहतर उपन्यास होते हैं। मैंने यह भी पढ़ा है कि लोक ही राष्ट्र है, लोक से ही शास्त्र भी बनता है और लोक से ही राष्ट्र बनता है। जब एक परिकल्पना इस उपन्यास में मैला आंचल में आती है कि भारत कैसा होगा, आगे आने वाला भारत कैसा होगा, और गांधीवादी चेतना का विसर्जन दिखाया कि सबसे पहले हत्या होगी गांधीवादी चिंतन की, और भारतीय राजनीति में सामुदायिक स्वर उठेगा, शोषित, दलित और पिछड़े राजनैतिक रूप से सशक्त होंगे, स्त्रियां सशक्त होंगी। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी रेणु जी ने मैला आंचल में कहा वह आज का सच है। जाति और राजनीति जिस तरह से एक दूसरे से अनुबद्ध हो गए हैं, पूंजीवाद और राजनीति, पूंजीवाद और प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिस तरह से एक दूसरे में अनुस्यूत हो गए हैं, उसकी बृहद चर्चा है इनकी कृतियों में। रेणु जी बार बार जो कांग्रेस की अभिजात्य संस्कृति है, जिसे एक बार प्रेमचंद ने जॉन से
गोविंद के हाथ में सत्ता सौंपने की बात की थी, उसी को विस्तारित करते हैं रेणु जी। और जो आजाद भारत का स्वप्न है, जिसमें आशा और विश्वास का एक संचार होता है, वह रेणु जी की इस कृति में वामन दास की हत्या के बाद सब टूटकर बिखर जाता है। किस तरह से बाजार और पूंजीवाद और हिंसा, ये तीनों चीजें इसमें मिली हुई हैं वामन दास की हत्या में, और ये उसके बरक्स, उसकी एक एंटीथेसिस है ये उपन्यास। और इसका जो स्वर है वो गांधीवादी स्वर है, और गांधीवादी विचारधारा के साथ ये कृति खड़ी है। इसी प्रकार परती परिकथा में भी एक आदर्श है, एक स्वप्न है, एक आशावाद है, विकास की एक अवधारणा है। बंजर जमीन है, परती है, उसको कैसे उपजाऊ भूमि में विकास के द्वारा, बांध बनाने के द्वारा, और जो विकास की तमाम जो रणनीतियां हैं उसको अपना करके आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, विकास की परिभाषा क्या हो सकती है? क्या विदेशी मॉडल से हमारा विकास हो सकता है? बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, ट्रैक्टर आती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो पश्चिमी मॉडल हमने अपनाया है। आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं लोकल इज वोकल, आत्मनिर्भर भारत। इस पर इसका सुचिंतित आख्यान फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने उपन्यासों में कांग्रेस के एलिटिज्म की आलोचना करते हुए साबित की थी। पलटू बाबू, रोड का पलटू बाबू, कैसा जीवन है, विलासिता भरा जीवन, कांग्रेसी नेताओं का पूंजीवादी लिबास, ये सब पलटू बाबू के माध्यम से सामने आता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वे एक सांस्कृतिक उपन्यासकार भी हैं, भारतीय संस्कृति को अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके उपन्यासों में एक प्रेम कथा जरूर होती, और प्रेम का मतलब है मुक्ति, प्रेम का मतलब है स्वच्छंदता। और उन्होंने हीरामन और हीराबाई को तो अमर कर दिया। किसी अभिजात्य वर्ग के प्रेम का चित्रण नहीं किया, बल्कि एक गाड़ीवान का चित्रण किया। और उसमें जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वह ग्रामीण संवेदना है। इस प्रकार उनका पूरा लेखन सांस्कृतिक चेतना से संपृक्त है, और भारत कैसा होना चाहिए उसके बारे में उनकी चिंता है, उनके सरोकार है। और मैं तो चाहता हूं कि इस बात पर बहस हो कि रेणु के का कथा साहित्य उपन्यास, खास तौर पर मैला, आंचल और परती पर, कितने आंचलिक हैं और कितने राष्ट्रीय हैं। मेरे विचार से जो आंचलिक है वही राष्ट्रीय है, अंचल में ही भारत है। इसलिए हमें आंचलिकता की परिभाषा बदलनी होगी और आंचलिकता को राष्ट्रीयता के रूपक के रूप में देखना होगा। जो आंचलिक है वही राष्ट्र है, वही भारतीय है। तो इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
कि आज हम रेणु को जानने समझने 100 वर्ष हो गए, रेणु को जानने समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं। रेणु, हम सब जानते हैं कि रेणु जी केवल एक साहित्यकार नहीं थे बल्कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। नेपाल के जनसंघर्ष में भी उन्होंने भाग लिया था, जेपी आंदोलन में भी उन्होंने शिरकत की थी। तो ऐसा लेखक जो सीधे तौर पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है, राजनीतिक आवाज उठा रहा है, वह राजनीतिक आवाज उसके उपन्यासों में आती है। लेकिन चूंकि वो अपने देश की बात कर रहा है, अपनी देशज परंपरा की बात कर रहा है, इसलिए भारतीय संस्कृति की भी बात कर रहा है, कृषि संस्कृति की भी बात कर रहा है। और ये दोनों चीजें ये गंगा जमुना की तरह मिलती हैं। एक तरफ से राष्ट्रीय और राजनीतिक धारा, दूसरी तरफ से सांस्कृतिक धारा। और ये प्रमाणित करता है कि हमारा देश एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, भौगोलिक या राजनीतिक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हार्दिक धन्यवाद सर, आपने रेणु के चिंतन, विचार और लेखन पर अत्यंत गंभीर वक्तव्य दिया और आपके इस वक्तव्य से इस उद्घाटन सत्र की गरिमा में वृद्धि हुई। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामवचन राय जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर रामवचन राय जी हिंदी के वरिष्ठ आलोचक और राजनेता हैं। हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं। समाजवादी चिंतन और विचारधारा में आपकी गहरी आस्था है। रेणु के लेखन पर आपने अत्यंत महत्व का कार्य किया है। मैं मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान हेतु आपको सादर आमंत्रित करता हूं। मैं रेणु जयंती समारोह आयोजित करने के लिए, जन्मशती समारोह आयोजित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के माननीय कुलपतियों को बधाई देता हूं। अध्यक्षता कर रहे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, उद्घाटनकर्ता राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, विशिष्ट अतिथि हैदराबाद विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रोफेसर बी.आर. शेखर जी, हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी, और अभी जिस प्रकार विषय प्रवर्तन किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी, आपको विशेष रूप से बधाई देता हूं। संचालनकर्ता श्री शंभुनाथ मिश्र जी, मुझे रेणु शताब्दी समारोह के इस आयोजन से जुड़कर विशेष प्रसन्नता हो रही है। मैंने बंधुवर हरिवंश जी को और सत्यकाम जी को सुना और इनके वक्तव्यों से समृद्ध हुआ, बहुत अच्छा लगा।
मैं पुनः दोनों विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि आपने रेणु जन्म शती समारोह से बहुतों को जोड़ा। मैं सूची देख रहा था अलग अलग सत्रों की, और लगा कि कथा साहित्य से और विशेष रूप से रेणु साहित्य से जुड़े देश के बहुत सारे विद्वान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सत्यकाम जी ने मेरी चर्चा की अपने वक्तव्य में, उनका मेरे प्रति प्रेम भाव है और उन्हें लग रहा था कि उनके वक्तव्य से कहीं मेरी असहमति होगी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और जिस आंचलिकता और राष्ट्रीयता की चर्चा आपने की, यह बिल्कुल नया दृष्टिकोण और अच्छा दृष्टिकोण है, इसकी मैं सराहना करता हूं। क्योंकि लंबे समय तक रेणु को लेकर एक भ्रम हिंदी में चल रहा था। एक आंचलिक लेखक हैं और आंचलिकता का दायरा बहुत सीमित किया गया था। सत्यकाम जी ने इसे विस्तारित किया, क्योंकि जो आंचलिक है वही राष्ट्रीय है, क्योंकि उसकी जड़ें अपनी मिट्टी में होती हैं। रेणु ऐसे कथाकार हैं जिनकी जड़ें अपनी मिट्टी में, अपने गांव की मिट्टी में, लेकिन एक गांव अपना विस्तार पाकर कैसे राष्ट्रीय फलक पर उभरता है, इसी की कहानी वो कहते हैं। जब आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा था कि दुनिया के कोई 20 उपन्यासों की सूची बनाने का काम मुझे दिया जाए तो उसमें मैं मैला आंचल को रखूंगा। जाहिर है नलिन जी इस उपन्यास को सीमित अर्थ में एक आंचलिक उपन्यास नहीं समझते थे, क्योंकि विश्व के पटल पर जिस उपन्यास को वो रखना चाहते थे, निश्चित रूप से आंचलिकता के सीमित दायरे को तोड़कर वह दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा था। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि सत्यकाम जी ने इस पर बल दिया। मित्रों, मुझे लगता है कि हिंदी के जिन आलोचकों ने उसे आंचलिकता के सीमित अर्थ में ग्रहण किया था, उनके भ्रम की एक वजह भी है। ये वजह स्वयं लेखक है। रेणु ने मैला आंचल की बिल्कुल संक्षिप्त भूमिका में ये कहा था कि यह एक आंचलिक उपन्यास है। जैसे अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी को एक कहा कि शेखर की जीवनी है, और ये भ्रम चलता रहा हिंदी में कि वो जीवनी है, उपन्यास है, इसको लेकर बहस होती रही। तो जिस आंचलिकता की बात कही रेणु ने, वे कहीं से भी एक सीमित अर्थ में आंचलिकता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके मानस को समझने की जरूरत है। रेणु, ठीक ही कहा सत्यकाम जी ने कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनकी शुरुआत वहीं से हुई थी और साहित्य में अगर वो नहीं आते तो राजनीति में ही होते, क्योंकि समाजवादी राजनीति से जुड़े थे और 42 के आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे। तो उनके जीवन की शुरुआत ही
आंदोलन से हुई। हिंदी के ऐसे लेखक हैं जिन्हें क्रांतियों आंदोलनों शामिल होने का ऐसा बहुत कम होता है। 42 की अगस्त क्रांति, 50 की आसना जैन अपने को म्यूट करें और 77 की संपूर्ण क्रांति, इन तीनों के न सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी रहे बल्कि भोक्ता रहे। जब वो 9वीं कक्षा के छात्र थे तभी अररिया के एक विद्यालय में पढ़ते थे और वहां 14 अगस्त 42 को झंडा फहराते हुए छात्रों का एक समुदाय था जिसके का नेतृत्व रेणु कर रहे थे, वो गिरफ्तार हुए थे और 42 से लेकर 45 तक 3 वर्षों तक अलग अलग जेलों में रहे। पूर्णिया जेल में रहे, भागलपुर में रहे और एक सक्रिय राजनीति कर्मी के रूप में उनकी हिस्सेदारी थी। इसलिए पहला अनुभव जो रेणु का हुआ एक समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन बीमार पड़ने के बाद जेल में उन्हें तरह तरह से सजा दी गई और अस्वस्थ रहने लगे थे। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया था और एक तरह से बीमारी के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उन्हें राजनीति से अलग एक अपनी अलग दुनिया बनानी है। वो दुनिया साहित्य की दुनिया होगी। बल्कि एक संयोग है कि मैला आंचल की कहानी की पूरी परिकल्पना उन्होंने भागलपुर जेल में की थी। बाद में 45 के बाद उन्होंने राजनीति से अलग होकर लेखन का काम शुरू किया। मुझे अक्सर लगता है कि रेणु के भीतर एक बड़ी दुनिया थी। जिस समाजवादी आंदोलन से निकले थे, गांव के किसानों के साथ रहे, उनके साथ जीवन बीता उनका, तो सामाजिक राजनीतिक जीवन के अनुभवों को लेकर उनके मन में एक हलचल थी जिसे वे कथा का रूप देना चाहते थे और उस बड़ी दुनिया को व्यक्त करने के लिए उन्होंने उपन्यास का ढांचा चुना। इसलिए यह भी एक दिलचस्प बात है। अक्सर होता है कि कोई लेखक पहले कहानियां लिखता है और कहानियां प्रकाशित होती हैं, कहानियों का संग्रह छपता है, लेकिन रेणु का उपन्यास पहले छपा, मैला आंचल 54 में, कहानी संग्रह के बाद में छपे। तो जाहिर है कि उनके भीतर कहानी की एक इतनी बड़ी दुनिया थी जो उपन्यास के रूप में ही व्यक्त हो सकती थी। अभी विश्लेषण किया गया, भाई हरिवंश जी ने भी चर्चा की और दुनिया के अलग अलग लेखों के साथ उनका जिक्र किया। मुझे लगता है कि मैला आंचल के बारे में लोगों ने लिखा भी, खास करके समाजशास्त्रियों ने उसे एक समाजशास्त्रीय उपन्यास के रूप में विश्लेषित किया और एक समाजशास्त्रीय और राजनीतिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल का मूल्यांकन होना अभी शेष है। सत्यकाम जी ने अपने वक्तव्य में कुछ संकेत दिए और कैसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है, राजनीति की क्या भूमिका होती है जीवन में, संघर्ष क्या होता है कार्यकर्ता का, इसको बखूबी मैला आंचल में उन्होंने चित्रित किया है। इसलिए मैला आंचल एक तरह से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक
इन सारे पक्षों को लेकर लिखा गया उपन्यास है। एक समाजवादी कार्यकर्ता थे रेणु, और समाजवादी राजनीति, वामपंथी राजनीति जो कम्युनिस्ट धारा है वो, और कांग्रेस, इन तीनों प्रमुख दलों को लेकर जो उनके मन में मंथन चल रहा था उसको मैला आंचल में उन्होंने व्यक्त किया है। और मैला आंचल एक प्रेम कथा भी है, बल्कि बहुत लोग कहें कि वो प्रेम कथा ही है जिसमें राजनीति भी है, सामाजिक अंतर्विरोध भी है, जातियों का टकराव भी है, और धर्म का अंधविश्वास और शोषण भी है। कबीर मठ के माध्यम से जो रेणु मैला आंचल में जो कुछ कहते हैं वो वही है। इसलिए एक साथ ग्रामीण जीवन, राजनीतिक परिदृश्य, धर्म की आस्था और विडंबना, राजनीति के अंतर्विरोध और गांधीवाद की परिणति, सब कुछ एक साथ, इतना बड़ा फलक है मैला आंचल का कि उसमें हम ढूंढ सकते हैं। और अभी जो सचमुच लोकल को वोकल करने की बात अभी उठ रही है, लेकिन रेणु ने 54 में सवाल खड़ा किया था, आजादी के तुरंत बाद, कि कैसे मोह भंग हो रहा, आम आदमी किस तरह से उपेक्षित हो रहा था, राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे हाशिए पर जा रहा था, और इन सारे राजनीतिक दलों के अंतर्विरोध को, वो स्वयं एक समाजवादी कार्यकर्ता थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की क्या नियति होती है इसको वे बखूबी समझते थे। और शायद उनके लेखन में आने का एक बड़ा कारण यह भी था, उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य, दलों से होता हुआ मोह भंग, सब कुछ जिसके कारण लेखन की दुनिया में रेणु आए। और मैंने कहा कि एक इतनी बड़ी दुनिया उनके साथ है इसलिए कि वो जमीन पर लड़ रहे थे। मैंने 3 आंदोलनों की बात कही, वे उन सारे आंदोलनों में अगली कतार में थे। जब नेपाल की 50 में नेपाल की क्रांति हुई थी तो कोइराला बंधुओं के साथ बाजाबता वो हथियार लेकर उसमें शामिल थे। मैंने उनकी एक तस्वीर देखी थी और चर्चा भी करते थे। नेपाली क्रांति कथा में विवरण है, उनकी पुस्तक है नेपाली क्रांति कथा। तो मेरा मानना है कि सचमुच मैला आंचल एक भारतीय उपन्यास है और भारतीयता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचने वाला उपन्यास है वो। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा कि दुनिया के 11-12 देशों में रेणु शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। तमाम लोग, कई विश्वविद्यालय में, बाहर के विश्वविद्यालय में वो पढ़ाए जाते हैं। तो मानवीय संवेदना जो रेणु के भीतर है वो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी वो संवेदना रेखांकित हुई है रेणु के चरित्रों के माध्यम से, उनके पात्रों के माध्यम से। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि रेणु प्रेम के कथाकार हैं, लेकिन रेणु के प्रेम की परिणति प्रायः करुणा में होती है। चाहे वो तीसरी कसम हो या मैला आंचल में ही जो ममता का प्रसंग हो, या लक्ष्मी दासी और कालीचरण और बालदेव, लक्ष्मी दासी और बालदेव का प्रसंग हो, तो प्रेम है, आकर्षण भी है प्रेम, लेकिन परिणति उसकी करुणा में है। रसप्रिया कहानी है,
अद्भुत कहानी है रसप्रिया, उसकी परिणति भी करुणा में है। तो रेणु प्रेम से अधिक करुणा के कथाकार हैं, क्योंकि उनके प्रेम की परिणति करुणा में होती है। दूसरी चीज कि परती परिकथा के बारे में भी कहा गया। आजादी के बाद तुरंत बाद जो एक सपना तैर रहा था, खुशहाली का सपना, कृषि क्रांति का सपना, उसका चित्रण किया है रेणु ने। लेकिन वो कृषि क्रांति किस रूप में विकसित होगी, फलीभूत होगी, इस पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है रेणु ने। ठीक ही कहा सत्यकाम जी ने कि दिशा क्या होगी उस कृषि संस्कृति की। ये कृषि संस्कृति का चित्रण प्रेमचंद ने भी किया है, बल्कि बुनियादी तौर पर प्रेमचंद कृषि संस्कृति के ही कथाकार हैं। लेकिन रेणु के किसान और प्रेमचंद के किसान में फर्क है। प्रेमचंद में पीड़ा और पराजय है। रेणु उस पीड़ा को, रेणु के जो चरित्र हैं, उस पीड़ा और पराजय को जीवन के गान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए आप सर्वत्र प्रेमचंद में शोषण है, उत्पीड़न है। ये शोषण और उत्पीड़न यहां भी है, लेकिन शोषण और उत्पीड़न को रेणु रसमयता के साथ चित्रित करते हैं। पीड़ा में भी एक गान है रेणु के भीतर। यही अंतर है रेणु और प्रेमचंद में। मैला आंचल में आप जगह जगह देखेंगे, परती परिकथा में है, उसमें भी जितेंद्र नाथ मिश्र जो नायक हैं परती परिकथा के, वे आते हैं वर्षों बाद गांव में लौटते हैं और गांव बदल रहा है, प्रसन्नता होती है। तो एक सपना था रेणु के मन में कि गांव कैसे बदल रहा है, लेकिन उस बदले हुए गांव की तस्वीर कैसी होगी, कृषि क्रांति होगी, बड़े बांध बनेंगे, उसी की पीड़ा समाप्त होगी, लेकिन क्या सचमुच वो पीड़ा खत्म हुई? रेणु ये सवाल भी उठाते हैं। और बात, रेणु को सीमित अर्थ में आंचलिक नहीं मानने का कारण मैं मानता हूं, परती परिकथा में आप देखेंगे, परती परिकथा में वे भाषा के दायरे को लांघते हैं। मैला आंचल की जो भाषा है और परती परिकथा की भाषा है, इन दोनों को बारीक नजर से अगर आप देखेंगे तो अंतर है, शास्त्रीयता है परती परिकथा में। अब परिकथा शब्द जो है, यही अब अपने आप में एक शास्त्रीय शब्द है। इतना ही नहीं, अध्यायों के लिए उन्होंने परिवर्त का प्रयोग किया है। परिवर्त ये सामान्य शब्द नहीं है, परिवर्त। तो आप देखें कि भाषिक स्तर पर रेणु अपने को ही लांघते हैं, इसलिए दिखाने के लिए कि भाषा किस तरह बदल जाती है एक लेखक की। हालांकि आंचलिक शब्दों का प्रयोग उसमें भी है, परती परिकथा में भी है, लेकिन शास्त्रीय शब्द आए हैं परती परिकथा में। ये जो अंतर है, ये साबित करने के लिए है कि जो लोग एक आंचलिकता के दायरे में सिर्फ ग्रामीण कथाकार कहकर रेणु को सीमित करते थे, उन्हें परती परिकथा सामने रखकर विचार करना होगा। रेणु इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, और जो भ्रम पैदा हुआ था मैला आंचल की भूमिका को लेकर, यह है मैला आंचल आंचलिक उपन्यास, इसमें धूल भी है, शूल भी है, फूल, ये कहा था रेणु ने।
वो पढ़ती परिकथा की भाषा से रेणु कहीं कोई बयान नहीं देते। आप देखेंगे कि महिला आंचल की भूमिका तो अत्यंत संक्षिप्त भूमिका है, छोटी सी भूमिका है। पढ़ती परिकथा में तो कोई भूमिका है ही नहीं, कोई भूमिका उन्होंने नहीं दी, बल्कि अप्रत्यक्ष ढंग से उन्होंने उन पाठकों के सामने एक चुनौती रखी कि महिला आंचल और पढ़ती परिकथा के अंतर को कैसे स्पष्ट करेंगे। बल्कि आलोचकों के सामने चुनौती रखी, पाठकों से ज्यादा आलोचकों के समक्ष उन्होंने चुनौती रखी थी पढ़ती परिकथा लिखकर, और इस रूप में उनका मूल्यांकन होना चाहिए। आरंभिक दौर के जिन आलोचकों ने महिला आंचल के आधार पर रेणु को सीमित अर्थ में एक आंचलिक उपन्यास कहा, उन्हें अपनी राय बदलनी पड़ेगी। बल्कि उसी समय पढ़ती परिकथा पढ़ने के बाद ही ये राय बदलने लगी थी धीरे धीरे, और वे राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय कथाकार के रूप में मूल्यांकित होने लगे थे। आज मैं समझता हूं कि रेणु जन्मशती के अवसर पर हमें उनका पुनर्मूल्यांकन करना होगा और राष्ट्रीयता को और आंचलिकता को दोनों को एक साथ रखकर देखना होगा। मुझे एक घटना की याद आ रही है कि एक बार बनारस में डॉक्टर लोहिया ने बीएचयू के परिसर में उसके आसपास एक शामियाना लगाया था। कभी भी प्रयोग करते रहते डॉक्टर लोहिया, समाजवादी लोग प्रयोग करते ही थे। तो उन्होंने एक शामियाना खड़ा किया एक दिन और बहुत सारे अध्यापकों और छात्रों को आमंत्रित किया और कहा कि आज के दिन इस शामियाने के भीतर जो बैठ जाएंगे या खड़े रहेंगे वे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय माने जाएंगे, यानी विश्व नागरिकता उनकी होगी। तो एक प्रयोग था एक छोटा एक सीमित शामियाना, लेकिन प्रतीकात्मक कि जो लोग इसके अंदर आएंगे वे विश्व नागरिक बन जाएंगे, ऐसा कहा था लोहिया ने। रेणु जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आईए के छात्र थे तो दौर था, समाजवादियों का गढ़ था एक तरह से वहां, और उनकी जो समाजवादी चेतना विकसित और प्रौढ़ हुई उसमें बनारस का भी हाथ रहा। और फिर भागलपुर जेल में तो मैंने कहा कि वो तमाम जो आंदोलनकारी थे, जो बड़े आंदोलनकारी जो थे, बाद में बिहार सरकार में कई मंत्री हुए, वो सब लोग रेणु के साथ है। मैंने भी कहा शुरू में कि उसकी कथा भागलपुर जेल, महिला आंचल की कथा भागलपुर जेल में रची गई थी और एक भूत कथा के रूप में। ये हिंदी के पाठक जानते होंगे, रेणु जी ने इसका उल्लेख भी किया है। और कैसे जेल में, और जब जेल से वो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाए गए थे तो उन्हें स्वप्न में एक दृश्य उभरता था कि प्रशांत, जिसका निधन हो चुका था उस भूत कथा में, वो आता है सपने में और कहता है कि आप मेरी कथा लिखेंगे या नहीं। और फिर अस्पताल से आने के बाद महिला आंचल लिखना उन्होंने शुरू किया था। तो इसकी परिकल्पना एक भूत कथा के रूप में भागलपुर जेल में हुई थी, क्योंकि जेल के अंदर जो आंदोलनकारी कैदी थे उनमें था कि नियमित वो बैठते थे शाम को और कोई ना कोई कहानी कहता था, कोई कविता सुनाता था, कोई अपना संस्मरण सुनाता था। तो एक संस्मरण के रूप में ये भूत कथा रेणु ने सुनाई थी एक दिन, और फिर धीरे धीरे उनके मानस में महिला आंचल का एक ढांचा भरता गया और बीमारी से मुक्त होने के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि सचमुच अब समय आ गया है कि एक भारतीय कथाकार के रूप में रेणु का मूल्यांकन होना चाहिए और सीमित दायरे में आंचलिकता को लेकर जो चर्चा और बहस होती रही उससे अलग ये उनका मूल्यांकन हो
और निश्चित रूप से मैंने ये भी कहा कि इसका संकेत उन्होंने परती परिकथा में दे दिया था कि वो आंचलिक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय है, शास्त्रीय है। केवल गांव की भाषा ही केवल मैलांचल में नहीं है, परती परिकथा में उससे अलग भाषा वो निर्मित करते हैं और एक चुनौती देते हैं आलोचकों को कि इसका मूल्यांकन ये करें। मुझे लगता है कि ये अब समय आ गया है और मैं फिर सभी वक्ताओं को और आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि रेणु जन्म शती पर उन्होंने आयोजन किया। मेरा सौभाग्य रहा कि लंबे समय तक मैं रेणु जी के साथ रहा, हम लोग साथ कॉफी और पिलाते थे, बैठते थे और उनके बहुत सारे संस्मरण सुनने को मिलते थे। व्यक्तिगत रूप से मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और उन्हें समझने की एक खिड़की भी खुलती गई धीरे धीरे दिमाग की कि कैसे रेणु को पढ़ा जाए, कैसे सुना जाए। रेणु को पढ़ते समय हम संगीत का आनंद लेते हैं, कविता का आनंद लेते हैं, लोक कथा का आनंद लेते हैं और कैसे लोक कथा के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से हम साहित्य की गहराई में उतर सकते हैं। अलग अलग सीढ़ियां बनी हुई थी रेणु को समझने के लिए। इसलिए रेणु हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय समाज को समझने के लिए, राजनीति के दाव पेच को समझने के लिए, समाज की जातीय व्यवस्था के अंतर्विरोध को समझने के लिए, इन सारी चीजों के लिए रेणु का साहित्य सबसे उपयोगी साहित्य साबित होगा। और जरूरत इस बात की, मुझे याद आ रहा है कि अमेरिका के एक उपन्यासकार थे नॉर्मल मेलर, अपने निधन से पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मैं जीवन में हेमिंगवे बनना चाहता था, लेकिन आज की पीढ़ी तो उसके मन में ये सपना भी नहीं आता। तो अगर रेणु की राह पर चलने के लिए एक पीढ़ी तैयार होती है तो उस पीढ़ी को इन संघर्षों से गुजरना होगा। रेणु जिन रास्तों से गए थे, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो और साहित्य की दुनिया, सब में सबके साथ है। अब एक तरह से जुड़ना होगा, अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़कर ही अपनी संस्कृति से जुड़ा जा सकता है, अपने समाज से जुड़ा जा सकता है, अपने साहित्य से जुड़ा जा सकता है। तो समाज, साहित्य और संस्कृति ये त्रिवेणी है। इसके अवगाहन के लिए तो आपको रेणु की राहों से गुजरना होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं पुनः एक बार हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों को, हिंदी विभाग के अध्यक्षों को और इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और इतने लोगों को जोड़ा। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद सर, आपने रेणु के साहित्य पर अत्यंत सुगंभीर चर्चा की। आपने यह बताया कि रेणु को केवल आंचलिकता के संदर्भ में ही पढ़ना और समझना नहीं चाहिए, वरन बृहत्तर जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना और मूल्य हैं उनके संदर्भ में रेणु को समझना आवश्यक है। और रेणु केवल हिंदी के कथाकार नहीं हैं, वरन भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य के कथाकार हैं। इस विद्वतापूर्ण वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशिष्ट अतिथि के रूप में हैदराबाद विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति प्रोफेसर वी राजशेखर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं विशिष्ट वक्तव्य के लिए प्रोफेसर बी राजशेखर जी को सादर आमंत्रित करता हूं। Respected Professor Nageshwar Rao, Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University, President of this webinar, Professor Ram Bachan Rai, Chief Guest of this webinar, Sri Harivansh Narayan Singh, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Professor Satyakam,
Pro-Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University, Professor Gajendra Pathak, Head Department of Hindi, University of Hyderabad, and my dear colleagues, delegates, and students, very good morning. As part of the centenary year celebrations of the legendary Hindi author Panishwar Nath Renu, who authored the novel Maila Anchal, I would like to congratulate the Department of Hindi, University of Hyderabad for organizing a two-day national webinar in collaboration with Indira Gandhi National University, New Delhi. So after hearing to Professor Ram Bachchan Rai and also Professor Satyakam, the Harivamsh Narayan Singh, there is not much to add about Renuji. So I got an opportunity to know about Panishwar Nath Renuji through the talks given by the respected speakers, and also since Professor Gajendra Pathak invited me to be here as the guest of honor, I was also trying to know something about him. I was quite impressed the way he articulated the rural life, especially the people who are more underprivileged, coming from kind of a socially and economically disadvantaged groups. So they are not less than the milestone in the history of 20th century Hindi literature. So I think, after Premchand, I think, he is the next person who voiced the sentiments and the challenges of rural India in pre-independence era. And also he was the awardee recipient of Padma Shri, and later I think, he was also as a protest for the internal emergency, I think, he refused it. I think he returned that Padma Shri. And also his literature exhibited the plight of rural population in post-independent India. His writings are a realistic depiction of the rural Bihar, and they changed the structure of narration in Hindi prose. I think, even today, so his novel, the Maila Anchal, is a kind of a classic. And especially that novel, the kind of, the information which I have gathered, more specifically, the natural flavor, language, the kind of the impact what the language could create. And the several reviews I have been seeing about the book, people have been saying that, one has really experienced the rural India, especially rural Bihar, pre-independence and post-independence. And also the most important part of his writings is the region has become a character. I think, usually we have characters in the story, characters in the novel. But here the region has become a kind of a character. And even 100 years of his birth, I think, we may be all considering ourselves as intellectuals and have been contributing to the body of knowledge, and we are into teaching, research in every area. But I don't think after 100 years, anybody celebrate our birthday. But here, very few people have that kind of a fortune that, now even today, I think Renuji's writings we have been referring to, we have been researching into. And also, we are trying to connect even his writings. Sometimes, when we introspect ourselves, if you look at positive way, how much we have progressed from his days and the characters, what he wrote, that is the positive side of it. The negative side of it is the most of the problems what he has discussed in his novel. Still, we have been facing such kind of issues. I think, we can see that, I think, this becomes like a milestone, a reference point. I can say a reference point with which, we would like to look at. And it is not only a kind of a literary novel. I think, it's more like a sociological novel or political novel or political, economical and sociological novel. And somebody wanted to know more about pre-independence India and post-independent India, especially the lives of underprivileged. I think, one has to refer. So that has become a kind of a standard reference. And a lot of research has been done in his on his writings. So here, to discuss Renuji's is remembering the pain of the common people in India. The dreams and the sorrows of Renuji's characters still need attention of the scholars, critics and readers who dwell in modern cities and engage in debates over development of rural population. I think, this is a kind of a contrast, as we have been seeing for the past several years,
too much of urbanization, industrialization, and we have been speaking about urban development, we have been speaking about rural development, but still we could see the pace at which the urban development is taking place and rural development is taking place. Most of the problems in rural India still, I think, this is the scholars, responsibility of the scholars and teachers and critics. I think, you need to understand and evaluate the current situation. And I think, has given us a lot of inputs. And I think with that kind of inputs, I think, we start comparing. That is, if you consider that is a kind of a reference point. With that, we would like to evaluate it. And it may be a great tribute to a writer like Renuji, if the audience and participants of this webinar take a clue from his literature and could work toward eradication of challenges faced by rural India. I think this is one important issue. I think when we read a story, whether it is Hindi, English, Telugu, or whatever, I think, the kind of the impact the story creates, the kind of impact the story creates, the kind of influence I think, we will have over a kind of such kind of novel or story. I think, this novel, I think, which was written in 1950s. So even after about 70 years, still, that novel is creating its own impact. I think one needs to look at how this, we're not looking at from a language perspective, we should also look at from socio-economic perspective, and which gives us a kind of an opportunity for the scholars who are pursuing their PhD. I think the cross-disciplinary and multidisciplinary research, I think, for which I think this kind of novels, when we analyze and when we critically look at, I think, this is a purpose for the way we are speaking about the purpose for kind of writing a novel. At the same time, is also a purpose for doing a thesis, doing a research. I think there should be a kind of a social relevance for our research or for our writings. So my heartiest congratulations to the organizers, particularly the Department of Hindi, and I congratulate Professor Gajendra Pathak, who is our head of the department, and also having a collaboration with another central university, Indira Gandhi National Open University, for a meaningful discourse among the brightest minds of the University of Hyderabad, as well as the people who have joined from different corners of the country. So my best wishes for this webinar. Thank you very much. All the best. विशिष्ट अतिथि के रूप में इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए हार्दिक आभार सर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता संघर्ष एवं प्रवासन अध्ययन केंद्र तथा हिंदी विभाग हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रेणु जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को मैं अध्यक्षीय वक्तव्य हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। हो गया इसमें आप जो है कि रमेश जी, आप सभी को प्रणाम। आदरणीय हरवंश जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा, आदरणीय रामबचन राय जी, राजशेखर जी, हमारे साथी आदरणीय सत्यकांत जी, प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय शंभुनाथ मिश्र जी, आप सभी विद्वज्जन, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह जो 2 दिवसीय जन्म शताब्दी समारोह फणीश्वरनाथ रेणु के जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जो साहित्य का चिंतन है, समग्र चिंतन, उसके लिए मैं निश्चित रूप से हैदराबाद विश्वविद्यालय और स्वतंत्रता संघर्ष एवं प्रवासन अध्ययन केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को उन्होंने कुछ सत्रों में भी विभाजित किया है। पहला सत्र उन्होंने उपन्यासकार रेणु, उनके उपन्यासकार के रूप में भूमिका देखी है। फिर कथाकार
के रूप में उनकी भूमिका का विश्लेषण दूसरे सत्र में किया गया है, शोध आलेख प्रस्तुति तीसरे सत्र में, और समसामयिक जो समाज है और उस समय इनके बीच में जो तुलनात्मक विवेचन है वह चौथे सत्र में, फिर वैचारिकी जो उनका थॉट प्रोसेस है उस पर एक सत्र है, और कथेतर गद्य पर भी एक सत्र है। बहुत अच्छी तरह से उनके समग्र साहित्य को विभिन्न खंडों में बांट करके एक विश्लेषणात्मक जो चिंतन है उसका जो प्रयास किया गया है, उसके लिए निश्चित रूप से दोनों ही संस्थाएं बधाई के पात्र हैं। मैं तो विद्वज्जनों को सुन ही रहा था और विशेष रूप से हरवंश जी का नाम बहुत सुना हुआ था। आज मुझे पहली बार सुनने का सौभाग्य मिला, और उसी प्रकार से रामवचन राय जी का बहुत बड़ा नाम है और पूरे बिहार में उनको बड़े सम्मान से देखा जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। उनको भी आज पहली बार विशेष रूप से ऐसे हिंदी के मर्मज्ञ विद्वान के बारे में सुनने का सौभाग्य मिला। मैं वैसे हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मेरा हिंदी के प्रति लगाव बहुत है, और इस कारण से मैं हिंदी के आयोजनों को भी करने के लिए लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहता हूँ, और साथ ही हिंदी के आयोजन में श्रोता के रूप में ज़्यादा हम आनंद उठाते हैं। मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी जुड़ा हुआ था, इस कारण से हिंदी के प्रति हमारा लगाव भी है, और विशेष रूप से जब सामाजिक समरसता की बात की जाती है या समाज में एक ऐसी भाषा के द्वारा हम एक दूसरे के प्रति संवाद स्थापित करें, तो लगता है कि हिंदी वह भाषा है जिससे हम सबको एक साथ एक सूत्र में पिरो करके जोड़ सकते हैं। हमने हर एक के वक्तव्य में इस बात को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश की कि आपने ऐसे व्यक्ति का जन्म शताब्दी समारोह पर चिंतन करने का पूरा 2 दिन का जो संगोष्ठी रखी है, जो स्वयं में एक समग्र व्यक्तित्व है। प्रायः लोग या तो उपन्यास करते हैं, या वो कविता लिखते हैं, या वो गद्य के लेखक रहते हैं, या पद्य के लेखक रहते हैं। समसामयिक चिंतन कुछ लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इनके व्यक्तित्व और कृतित्व में सारे आयामों को उनके जीवन जो दर्शन है उससे हमको मिला हुआ है। उनके जीवन के बारे में जो कठिनाइयाँ हैं वो हम सबको बहुत ज्ञात है, और उन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने नेपाल के जो आंदोलन है उसमें सक्रिय भागीदारी की, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने अपना चिंतन किया, और निश्चित रूप से एक ऐसा अनुकरणीय व्यक्तित्व है जो आज के जो हिंदी के चिंतक हैं, हिंदी के समालोचक हैं, हिंदी के गद्यकार हैं, हिंदी के जो पद्य रचना करते रहते हैं, उन सब के लिए एक दिशा प्रस्तुत करते हैं। मैं तो इस अवसर पर सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया हुआ है, और यह 2 दिवसीय आयोजन है, और विशेष रूप से हैदराबाद विश्वविद्यालय जहाँ पर हिंदी और हिंदी से जुड़े हुए आयोजनों को प्रायः कम इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस प्रकार के आयोजन का प्रस्ताव आया और उसको हम लोगों ने मूर्त रूप दिया। बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अगले 5 सत्रों में आप लोग आदरणीय फणीश्वरनाथ रेणु जी के विभिन्न आयामों को पर चिंतन करें, और समापन सत्र में जो उसके सार है उन सारों को भी एक साथ प्रस्तुत करें, और कोशिश करें कि उस सार को अपने वेबसाइट पर, और हम लोग भी कोशिश करेंगे, हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उसको अपलोड करें, जिससे कि इसको हमारे जो 30 लाख से ज़्यादा छात्र हैं उन तक भी इन बातों को पहुंचाया जा सके जो इस
2 दिवसीय संगोष्ठी में चर्चा के बिंदु रहे और उनके निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए। और ये जो विद्वज्जन हैं, आदरणीय रामबचन राय जी, आदरणीय हरवंश जी, इनके वक्तव्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस विद्वतापूर्ण और गरिमापूर्ण उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए राज्यसभा के माननीय उपसभापति, प्रख्यात पत्रकार श्री हरिवंश जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारे कार्यक्रम में उद्घाटन वक्तव्य देकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। आपका हृदय से धन्यवाद सर। रेणु साहित्य के प्रख्यात आलोचक, पूर्व विधान परिषद सदस्य, समाजवादी विचारक प्रोफेसर रामबचन राय जी ने हमारे अनुरोध पर विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिया। हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति आपका अनन्य अनुराग है। विश्वविद्यालय के अभिभावक के रूप में हिंदी से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन और आशीर्वचन हमें प्राप्त होता रहता है। इस हेतु आपका हृदय से धन्यवाद सर। हमारे माननीय समकुलपति महोदय प्रोफेसर सत्यकाम जी ने अत्यंत विद्वतापूर्ण विषय प्रवर्तन किया। रेणु पर आपने अध्ययन की नई दृष्टि हमारे सामने रखी। स्वतंत्रता संघर्ष और प्रवासन अध्ययन केंद्र के निदेशक के रूप में इस कार्यक्रम की संकल्पना, रूपरेखा और परिणति में आपने निरंतर मार्गदर्शन किया। इस हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति महोदय प्रोफेसर बी राजशेखर जी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन दिया। इस हेतु आपका हृदय से धन्यवाद सर। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी को भी हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम से जुड़ने और संचालन करने का मुझे अवसर प्रदान किया और इतने सुंदर कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की। इग्नू और हैदराबाद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी निदेशकों, विभाग प्रमुखों, पदाधिकारियों, विद्वानों, अध्यापकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। अंत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता संघर्ष एवं प्रवासन अध्ययन केंद्र तथा हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद से जुड़े हुए सभी सहभागियों को, प्रतिभागियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। सादर प्रणाम।